नमस्कार, मैं देविका नाडिक, शिक्षांगन एजुकेशन इनिशिएटिव से। और आज हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो श्रृंखला है उसकी दूसरी कड़ी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग के बारे में क्या बोला है। उच्च श्रेणी की सोच, इसको हम अपनी कक्षा में कैसे लेके आए। यदि हमारा काम, हमारा चैनल आपको पसंद है तो आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उससे हमें मोटिवेशन, उत्तेजना मिलती रहेगी कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छे तरीके से कंटेंट लेके आए शिक्षण क्षेत्र में से। तो कंटेंट क्लैरिटी क्या है, मतलब विषय विशेष के साथ इन्होंने क्या कहा हुआ है। इन्होंने कहा है, जो कि पहली श्रृंखला में भी आपने देखा, पहली कड़ी में इस श्रृंखला के, कि ये विषय कुछ रिड्यूस करना चाहते हैं। अभी किताबें आई नहीं है, मगर जल्दी ही हमें पता पड़ जाएगा। और जो जगह बचेगी, जो वक्त बचेगा, उसमें ये उच्च श्रेणी की सोच के ऊपर जोर देना चाहते हैं। जैसे कि केयर, मतलब एक दूसरे की को संभालना, एम्पैथी दिखाना, कंपैशन दिखाना, संवेदनशीलता दिखाना एक दूसरे के प्रति वगैरह। एथिक्स है, कुछ उच्च साइंटिफिक टेम्पर है, इनकी बातें आगे हो चुकी है। और वही इस पॉलिसी का कहना है कि ये ज्यादा इसके ऊपर जोर देना चाहिए। कुछ जोर मल्टीलिंगुअलिज्म पर भी है, बहुभाषाई संस्कृति, जैसे कि हमारा भारत है, जो कि आपको नक्शे में दिख रहा है। हर भाषा की अपनी खूबसूरती है, हम किसी को भी नहीं खोना चाहते। ये सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ हिंदी का मुल्क नहीं है, इसलिए हर भाषा को हम जो है वो सराहना चाहते हैं, उसको नर्चर करना चाहते हैं। और ये इस पॉलिसी में दोबारा बोला हुआ है। संस्कृत भी है, अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं, और अपनी सारी भाषाओं को भी वो कहते हैं कि इनको आप नर्चर कीजिए। वोकेशनल एजुकेशन पे तो जोर है ही। और अब हम देखेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग विषय है अभी, और जो कुछ हमारा कंटेंट या हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग किताबें या जो हमारा बदलने नहीं वाला पाठ्यक्रम, उसी को हम हायर तरीके से ऊंची सोच में कैसे पेश कर सकते हैं हमारे कक्षों में। तो हम ध्यान दें थोड़ा कंटेंट के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड में भी हम कह चुके हैं कि इस तरह से पॉलिसी ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो कॉन्सेप्ट्स या संकल्पनाएं हैं उनमें कोर सब्जेक्ट्स के एसेंशियल्स रहेंगे, मगर कुछ भारतीय संस्कृति के, कुछ हमारे अपने कल्चर का भी समावेश होगा। कंटेम्पररी नॉलेज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, कुछ ऊंचे सोच जिसके की आज बात होने वाली है। और आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं आपको एक खूबसूरत सा उदाहरण देने वाली हूं कि किस तरह से हम बच्चों की सोच ऊपर के स्तर तक ले जा सकते हैं। वहां पे उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग वगैरह वगैरह, इंक्वायरी ड्रिवन ये बात की हुई है। हर चीज में आपको यही करना है, हर कंटेंट के साथ। कंटेम्पररी स्किल्स की भी बात हुई है, और वैल्यूज या मूल्य शिक्षण की भी बात उन्होंने की हुई है, जहां तक कंटेंट का सवाल है। ये कड़ी कंटेंट की बात कर रही है, इसलिए मैंने ध्यान इस पे कंटेंट पे दिया। हम देखेंगे कि एनालिटिकल थिंकिंग जो होता है, जिसमें हम चिकित्सा कहते हैं, या जो हम कहते हैं कि बच्चों को इसका हायर ऑर्डर थिंकिंग आना चाहिए, या बच्चे एक दूसरे से तुलना कर पाए और सोच पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, जो आप, हम और सभी हिंदुस्तानी जानते हैं कि इसको हम किस तरह से एनालिटिकल स्किल में ले जाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की मध्य रात्रि को एक बहुत ही खूबसूरत स्पीच दी थी, हाँ, जिसको कि मतलब फाइनेस्ट स्पीच मानी जाती है 20वीं सदी की, वो फाइनेस्ट, जिसको कि हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं अंग्रेजी में। अब इसका हिंदी अनुवाद मुझे मिला, किस्मत के साथ एक वादा। मुझे लगता है किस्मत ये शब्द कोई खास अच्छा नहीं है, प्रारब्ध कह लें हम, या उर्दू में मुकद्दर कह लें। खैर, ये जो स्पीच है इसके साथ हम सब वाकिफ हैं कि लॉन्ग years ago we made a tryst with destiny, now the time has come when we shall redeem our pledge वगैरह। ये पंडित जी ने जब भारत आजाद हो रहा था तब उन्होंने ये स्पीच दी थी, बिल्कुल हिला देने वाली स्पीच। और ये अंग्रेजी में ही दी थी, तो अंग्रेजी में इसको हमने कई बार रटा हुआ होगा। एजुकेशन कंपटीशन, वक्तृत्व जो हम स्कूल में होता है, जो हमको रिसाइट करना होता है, तब हमने इसको रट के बोला हुआ है। मैंने तो बहुत बोला है। मगर इसी चीज को यदि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग पे ले जाएं तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कि एक सेंटिमेंट एनालिसिस की उस वक्त पंडित जी क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि इतना लंबा सफर था, इतना स्ट्रगल था, तब हमें जाके कहीं आजादी मिली। उस आजादी को हम खोना नहीं चाहते थे। तो पंडित जी क्या कह रहे थे, उन्होंने कुछ नाउन्स यूज किए हैं, संज्ञा, जैसे इंडिया, कई बार इंडिया शब्द आया। कुछ विश्लेषण, लॉन्ग एंड ग्रेट, जो कि भाई बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है हमारा ये आजादी के लिए। कुछ एडवर्ब्स, नेवर, वो चाहते हैं कि कभी भी हम इसको अब ना खोना ना चाहें, ये आजादी जो हमें इतनी मुश्किल से मिली।
या कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिन्हें वो अस कहते हैं कि हम सब साथ रहें, हम इधर उधर बिखर न जाएं अब। या कुछ वर्ब्स है मे या शैल, जैसे कि मैं आशा करता हूं कि ऐसा होगा। इस तरह का जब हम एनालिसिस करते हैं, और जो ये नक्शा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मौजूद है, अवेलेबल है। इसमें जो सारे शब्द है ना, ये सारे के सारे शब्द पंडित जी के स्पीच में आए थे। और ऐसे सारे ग्रेट लीडर्स जितने हमारे भारत देश में हुए हैं, मोदी जी हैं, पंडित जी हैं, और जितने हुए, राजेंद्र प्रसाद है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हर एक ने दी हुई स्पीचेस के इस तरह से आपको मिल जाएंगे कि बच्चों को हम जरा ऊपर के स्तर पे ले जाएं। यहाँ हम किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं, आदर के साथ, कि उनकी सोच उस वक्त क्या रही होगी जब हम ये बच्चों को या स्टूडेंट्स को जब हम ये करने पे थोड़ा हम एनकरेज करते हैं, तो वी आर टेकिंग देम टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। एक और आपके साथ कि देर आर पीरियड्स ऑफ रोमांटिसिज्म, जिसको हम कहते हैं छायावाद, क्वीन ऑफ छायावाद, महादेवी वर्मा जिनको हम क्वीन ऑफ छायावाद बोलते हैं। क्या हम बच्चों के साथ इस तरह का कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि भाई ये सब पीरियड्स क्यों थे? छायावाद जिसको कि रोमांटिसिज्म कहा है, या प्रभाववाद जिसको इम्प्रेशनिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, या आधुनिकता जिसको मॉडर्निज्म कहते हैं। और ये हमको कविता में भी नजर आता है, ये हमको पेंटिंग्स में भी नजर आता है। क्या हम ये बातें कर पाएंगे बच्चों के साथ कि भाई छायावाद या रोमांटिसिज्म जो एक ही बात है, जिसका कि मतलब है शेड्स, अलग अलग छाया, क्या वो एक ही चीज है? क्योंकि हम अलग अलग पढ़ाते हैं, महादेवी जी को हम अलग पढ़ाते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ को हम बिल्कुल ही अलग पढ़ाते हैं, जो कि रोमांटिक पोएम है। क्योंकि 100 साल का अंतर है ना दोनों में, दोनों दिग्गजों में 100 साल का अंतर है, मगर जॉनर तो वही है, कहा तो वही है, रिबेलियन तो वही था। तो जब हम अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से इंट्रोड्यूस करें कि भाई ये है छायावाद, और यही चीज आपको कलाकार के पेंटिंग में भी मिल जाएगी। और क्यों हुआ ये मूवमेंट होने की जरूरत ही क्या थी? क्या था कि जो इस तरह का एक बदलाव आया कि ये इजम्स आने लगे, ये वाद आने लगे, तो हम बच्चों को उच्च श्रेणी के सोच तक ले जाते हैं। यही तो है हायर ऑर्डर थिंकिंग। और क्या है, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसी को हम उसका स्तर बढ़ा दें, तो बस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम अमल में ले आएंगे। ये आपको पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा के लोगों तक पहुंचाइए। अगली कड़ी में हम और बात करेंगे, शायद आर्ट इंटीग्रेशन की बात हो जाए। नमस्ते।